दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो रनिंग कर रहा था। उससे नोटिस होता है कि उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अब काउंट नहीं हो रही है और जो पहले उसे लूट बॉक्स मिला था वो अब ऑप्शन में भी नहीं है। वो एक रेगुलर लूट बॉक्स निकालता है इस उम्मीद में कि उससे कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें से उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है। समय बीतता जाता है और वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, लेकिन अब उसे वो 3 पॉइंट्स मिलते हैं, वो काफी नहीं लगते। तभी जिन्नू को एक मैसेज आता है जो हंटर एसोसिएशन की तरफ से होता है, डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट। वो सोचता है मैं इस मिशन पर अकेला नहीं होऊंगा और कुछ न करने से बेहतर है कि इसे एक्सेप्ट कर लूं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जहां उसका एक स्टूडेंट उससे कहता है आप सच में कमाल के हैं, मैंने पूरी कोशिश की फिर भी आपको नहीं हरा पाया। तभी सॉन्ग को भी वही मैसेज मिलता है। उसका स्टूडेंट उससे पूछता है सर आप अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुए। यह सुनकर सॉन्ग को डबल डंजन की घटना याद आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है सच कह रहे हो, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ कट चुका है वो भला क्या कर सकता है। तभी उसका स्टूडेंट उससे माफी मांगने लगता है और सफाई देता है कि उसका ऐसा कहने का मतलब नहीं था। सॉन्ग मुस्कुराकर कहता है मेरे प्राइम ईयर्स तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन बचे हुए समय में मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है और उसका डरपोक बाप किम उसे देख रहा होता है। तभी उसे भी वही नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है पिछले रेड में तुम मुश्किल से जिंदा लौटे हो, अब तुम्हें कोई और काम देखना चाहिए। किम गंभीर रूप में जवाब देता है हमें पैसों की जरूरत है, हमारे बेटे का स्कूल जल्दी शुरू होने वाला है, चिंता मत करो, हंटर एसोसिएशन लो लेवल हंटर्स को खतरनाक मिशन पर नहीं भेजती। दूसरी तरफ चोई बाइक को मिलने बुलाता है जो कि गुस्से में भड़का हुआ था। तुम्हारी वजह से मुझे सड़े गले इंटरव्यू देना पड़ रहा है। जब बाइक अपना भड़ास निकाल लेता है तो चोई उसे बताता है कि यूजी कंस्ट्रक्शन अपना खुद का गिल्ड बनाने की योजना बना रहा है। बाइक हंसते हुए जवाब देता है मुझे पहले से पता था, सच सच बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। दूसरी तरफ जूही अपने रूम में होती है जब उसकी मॉम फोन पर उसे कहती है हंटिंग छोड़ दो, तुम बस दूसरे के रास्ते में आ रही हो, घर लौट आओ। जूही गुस्से में जवाब देती है मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने दीजिए और फोन काट देती है। वो रोते हुए सोचने लगती है क्या मैं सच में दूसरों के रास्ते में आती हूँ। तभी उसे भी हंटर एसोसिएशन से वही मैसेज मिलता है। दूसरी तरफ चाही चोई से मिलने जा रही होती है। जब रास्ते में बाइक उसे दिखाई देता है ऑफिस में जाकर वह चोइस की कहती है जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी यूजी कंस्ट्रक्शन के एक मेंबर ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लगता है वे नया गिल्ड लॉन्च कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड की मास्टर बनूं। चोई मुस्कुराते हुए जवाब देता है अगर तुम मुझे ये सब बता रही हो तो इसका मतलब है तुमने उन्हें मना कर दिया है, शुक्रिया ये सब बताने के लिए। इसके बाद चाही पूछती है मिस्टर बाइक यहाँ क्या कर रहे हैं। चोई बाइक से पूछता है तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। बाइक गंभीर स्वर में कहता है जब से वह रेड फेल हुई आइलैंड को सील कर दिया गया है, सिर्फ दूर से उस पर नजर रखी जाती है और हर साल वहाँ की अपडेट दी जाती है। लोगों के दिल में अब भी उसका डर बैठा हुआ है। फिर वो आगे कहता है चाहे दुनिया मुझे वेपन ऑफ ह्यूमैनिटी कहे, लेकिन मैं उस आइलैंड को कभी नहीं भूल सकता, ना ही वहाँ मैं जा सकता हूँ। मैं जल्दी उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारे क्रू मेंबर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ इंटरव्यू रखवाया था। ये सारी बातें सुनकर बाइक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब उस आइलैंड पर उसका एक दोस्त मारा गया था, वहीं किसी अंधेरी जगह पर एक आदमी किसी से कह रहा था कि वो उन्हें मार डाले। और दूसरी तरफ जिन के घर में उसकी बहन हैरान थी कि वो इतना बिजी कैसे रहने लगा, क्योंकि पहले हर गेट के बाहर आने के बाद उसे हफ्ते लग जाते थे रिकवर करने में। उसे लगने लगता है कि ये सब उसकी ट्रेनिंग का कमाल है। जिन वहाँ से अपनी रेड पर निकल जाता है पर वो अपना एक भी गियर लेकर नहीं जाता। कहीं और हम सॉन्ग को देखते हैं मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ पर मेरी एवेंकन एबिलिटीज किसी भी फिजिकल तरीके से इम्प्रूव नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में लगा दी, लेकिन एक डंजन में इसका कोई काम नहीं बचा। तभी अचानक उनके सामने जिन्नू आ जाता है। वो नोटिस करता है कि जिन्नू पहले से काफी अलग दिख रहा है। जिन्नू बताता है कि वो एक हॉस्पिटल में उठा तो उसकी टांग वापस जुड़ चुकी थी। सॉन्ग को लगता है कि शायद हाई रैंकर हीलर ने उसे हील कर दिया होगा, लेकिन वह खुद इतना अनलकी था। जब वो गेट के पास पहुंच जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बिल्कुल रियूनियन जैसा लग रहा है। किम बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था और वो सबसे नजर भी नहीं मिला पाता। उस भयानक दिन को जो लोग सरवाइव कर पाए थे उनमें से 5 वहाँ इकट्ठा हुए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। जूही जिन्वू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वो पहले से काफी बदल गया है। तभी वहाँ कुछ कैदी आ जाते हैं और जूही से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, पर उनके साथ कैंग भी था जो उन्हें डांटकर चुप करा देता है। एक ऑफिशियल उन्हें बताते हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं जो यहाँ अपनी सजा कम करवाने आए हैं। वह यकीन दिलाती है कि ये क्रिमिनल्स कुछ उल्टा सीधा हरकत नहीं करेंगे और अगर ऐसा कुछ ट्राई भी करते हैं तो उनके साथ कैंग जा रहा है जो कि एक बी रैंक हंटर है। अगर वे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो वह तीनों सी रैंक क्रिमिनल को आसानी से संभाल लेगा। जिन्वू जूही से कहता है कि वह उनके साथ ना आए, लेकिन जूही नहीं मानती। सभी क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद कैंग जाकर बाकी सभी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वह क्रिमिनल्स को हैंडल कर लेगा। जिन्वू सॉन्ग को लीडर बनने को कहता है, जिसके लिए सॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वही एक वजह है जिसकी वजह से इतने सारे लोग उस डंजन से जिंदा वापस आ पाए। वहीं किसी वजह से कैंग जिन्वू को घूर रहा था।
इसके बाद सभी लोग डंजन में चले जाते हैं जहाँ वो तीनों प्रिजनर आसानी से गोब्लिन्स को मारने लगते हैं। कुछ ही देर में वो गोब्लिन्स को खत्म कर देते हैं और सॉन्ग जिन्वू को इम्प्रूवमेंट देकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जूही भी कहती है कि ये कमाल की बात है कि अभी तक जिन्वू को चोट नहीं आई और वह उम्मीद करती है कि आज किसी को भी उसकी जरूरत ना पड़े। वही सॉन्ग जब उसके ऑरा को देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसका ऑरा बिल्कुल बदल चुका है। आगे जाने पर उन्हें 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। कैंग कहता है कि ये मिशन काफी आसान लग रहा है तो उन्हें 3 ग्रुप्स में बढ़ जाना चाहिए, जिसके लिए सॉन्ग मान जाता है। कैंग कहता है कि सारे क्रिमिनल्स को लेकर वो राइट वाले गेट में जाएगा, बाकी लोग अपना देख सकते हो। वहीं जिन्वू अपने परसेप्शन से पता लगाता है कि उन्हें कौन से रास्ते बॉस मिलेगा, तो वो सॉन्ग को बोलता है कि उन्हें लेफ्ट वाले रास्ते पर जाना चाहिए। किम एक और हंटर के साथ बीच वाले रास्ते पर चला जाता है। दूसरी तरफ किम जब मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो वो सोचता है अगर मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूं तो जिन्वू से जाकर माफी मांग लूंगा। भले ही मैंने जो किया वो अपनी फैमिली के लिए किया था, लेकिन इससे मेरी गलती सही नहीं हो जाती। उसका साथी पूछता है क्या वो हमें माफ कर देगा। किम जवाब देता है जो हमने किया उसके लिए हमें कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन माफी मांगना हमारा फर्ज है। दूसरी तरफ सभी प्रिजनर्स ने गोब्लिन को मार दिया था। कैंग उनसे पूछता है अगर वे सब ह्यूमंस होते क्या तुम तभी भी उन्हें मार देते। वो जवाब देते हैं ह्यूमंस और इनमें जरा भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ किसी आदमी की बेटी को उन तीनों लोग ने असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उसने खुद को अपनी जान दे दी थी। वह आदमी गुस्से में था क्योंकि कुछ सालों में ही वो सारे कैदी जेल से बेइज्जत बरी हो जाते हैं। ऊपर से वो हंटर्स थे जो रेड्स में जाकर अपनी सजा को कम करवा सकते थे, इसलिए वो 3 मिलियन लेकर आया था जो वो कैंग को उन तीनों कैदियों की जान लेने के लिए देना चाहता था। प्रेजेंट में कैंग उन प्रिजनर से कहता है यहाँ से जाने के बाद मैं सर्वे टीम को बता दूंगा कि यहाँ हमें 100 गॉब्लिन्स मिले थे जिन्होंने तुम्हें मार डाला। कुछ देर में किम और उसका साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि कैंग ने उन दोनों कैदियों को मार दिया है। कैंग उन प्रिजनर से कहने लगता है कि उसे कहा गया है कि वो इन तीनों को टॉर्चर करके मारे। तभी वो देखता है कि वहाँ किम पहुंच गया है तो वो सबसे पहले उस प्रिजनर को मार देता है और उन 2 गवाहों को मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिनको याद आता है कि कैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था और बस उम्मीद करता है कि वो उसे भूल चुका हो। तभी उन्हें चीखने की आवाज आती है और जब वो सभी वहाँ भागते हुए पहुंचते हैं उन्हें क्रिमिनल्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। किम का साथी भी मारा जा चुका है और वो देखते हैं कि किम की हालत भी काफी ज्यादा बुरी है। जूही उसे हील करने लगती है पर उसके जख्मों को देखकर सॉन्ग समझ जाता है कि उसकी हालत किसी मैजिकल बीस्ट ने नहीं की है। वो वेपन काफी ज्यादा शार्प था और जिसने भी यूज किया है उसने जानबूझकर किम को वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड किया है। पर किम ने अब हार मान ली है। जिन्वू उसे याद दिलाता है कि उसकी एक फैमिली भी है, उसे जिंदा रहना ही होगा ताकि वो हमेशा उससे नफरत करता रहे। किम अपनी आखिरी सांसों में जिन्वू से माफी मांगता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त कैंग जूही को मारने की कोशिश करता है पर जिन्वू बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसकी स्पीड को देखकर कैंग भी इम्प्रेस हो जाता है और सॉन्ग समझ जाता है कि ये सब उसी का किया धरा है। तुम तो हंटर एसोसिएशन के लिए काम करते हो ना, भला ये सब तुम क्यों कर रहे हो। प्रिजनर से तुम पर हमला करके तुम सभी को मार दिया पर वो लोग मुझे नहीं मार पाए, इसलिए मैं ही सिर्फ जिंदा बाहर आया। कैसी लगी मेरी कहानी। सॉन्ग जिन्वू को पीछे रहने को कहता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो उससे लड़ पाएगा और वो खुद ही उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, ये जानते हुए कि कैंग एक बी रैंक हंटर है, उससे 1 लेवल ऊपर। जूही अपने मैजिक से सॉन्ग की फिजिकल एबिलिटीज को बफ कर देती है और वो अपने स्पीड मैनशिप का यूज करके कैंग को हराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैंग उसके हर अटैक को डॉज करते जाता है। जिन्वू भी उनकी लड़ाई देख रहा था और वो समझ जाता है कि सॉन्ग भले ही अभी उसे टक्कर नहीं दे पा रहे हैं पर कैंग को हराने के लिए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। कैंग लड़ाई के दौरान उसे घायल करने में कामयाब हो जाता है पर उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि जूही तुरंत उसके जख्म को हील कर देती है और वो सबसे पहले जूही को मारने का डिसाइड करता है। पर एन वक्त पर वहाँ सॉन्ग आकर उसे रोक देता है। सॉन्ग कहता है कि उसने एस रैंक हंटर्स को ट्रेन किया है तो वो उससे नहीं हारने वाला। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी ये बस नई ताकत कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी है और एक जादूगर कभी भी एस सानिन को कभी नहीं हरा सकता। और वह उसके ऊपर लगातार हमला करके सॉन्ग को मौत के करीब पहुंचा देता है। और क्योंकि अब जूही की पावर्स भी खत्म हो गई थी तो वो उसे हील नहीं कर पाती और कैंग उसे मारने लगता है। तभी कैंग अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे वो बच जाता है। तुम जानबूझकर एक सॉचमैन की तरह लड़े ताकि मैं भूल जाऊं कि तुम एक जादूगर हो। तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है। तुम फिर से बीच में आ गए, आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम संग जिन्वू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये नामुमकिन है, अगर तुम ई रैंक हंटर होते तुम मेरे अटैक को कभी नहीं रोक पाते। तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, यानी तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कैंग को तभी याद आता है कि वो जिन्वू से मिलने हॉस्पिटल में गया था। उसी वक्त माना रीडर ने सिर्फ 10 दिखाया था, यानी उसकी सेकंड अवेकनिंग इसके बाद हुई है। लेकिन इससे एक बात क्लियर नहीं होती कि वो डबल डंजन से सरवाइव कैसे कर पाया। लेकिन इससे अब कैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू उससे पूछता है कि उसने ये सब आखिर क्यों किया। कैंग कहता है कि वो तो बस वही कर रहा है जो क्रिमिनल डिजर्व करते हैं। मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तुमने मिस्टर किम और उनके यार को क्यों मारा?
तुम आसानी से उनको मार सकते थे, पर तुमने जानबूझकर उन्हें टॉर्चर भी किया। तुम्हें इन सब चीजों में मजा आता है ना। इसके बाद हम फिर फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो उस लड़की के पिता से बात कर रहा था, मुझे बड़े बड़े गिल्ड से ऑफर आते हैं, पर मैं जानबूझ के थोड़े पैसे के लिए हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि बीट्स से ज्यादा मारने में मजा मुझे इंसानों को मारने में आता है। वहीं प्रेजेंट में जिन्वू और कैंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की स्पीड को देखकर जूही और सॉन्ग हैरान हो जाते हैं। लड़ते वक्त कैंग को पता चल जाता है कि उनकी बिल्ड लगभग सिमिलर है, लेकिन हाई रैंकिंग अपोनेंट से लड़ने का एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा है। वो इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर फाइट को कंट्रोल करने लगता है। तभी जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुम अपने ब्लड लस्ट को थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन अब इसके लिए देर हो चुकी थी। उसके सिस्टम को पता लग गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और पिछली बार की तरह उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे एनिमी को जान लेनी होगी। जिन्वू अचानक से किसी डार्क पावर में गिरने लगता है और कैंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस लड़ाई में उसका पगड़ा भारी होगा। तभी अचानक से जिन्वू अपनी पूरी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और कैंग देखता है कि उसके वेपन्स में जहर लगा हुआ था। वो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन कैंग के पास अभी भी एक स्पेशल एबिलिटीज थी जो कि उसने लास्ट लिए बचा रखी है। वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। ये एक स्टेल्थ स्किल है जिससे न कोई मेरा पता सूंघ सकता है और न मुझे कोई देख सकता है और ना ही सुन सकता है, और ये कुछ लोगों के पास ही स्किल है और दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि उनमें से मैं भी एक हूँ। कैंग जिन्वू को घायल कर देता है, बाकी उसे कहता है कि चुपचाप वो वहीं खड़े रहें और अपने बारी का इंतजार करें। कैंग को लगता है कि वो अपने इंजर्ड पैरों के साथ अब जिन्वू कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे सदमा तब लगता है जब जिन्वू की एनर्जी इंटरनल हील होने लगती है। ये भला कैसे हो सकता है? आज तक मैंने एक भी कॉम्बैक्ट हंटर नहीं देखा जो कि हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता हो। वहीं जिन्वू उससे कहता है, मेरा एक और इमोशन खत्म हो चुका है। तुम्हारे जैसे इंसान को मारने के लिए मुझे गुस्सा भी करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिन्वू ने पहले भी किसी इंसान की जान ली है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसे बहुत कम समय में बहुत मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसलिए सिर्फ उसका अपीयरेंस ही नहीं बल्कि वो पूरा बदल चुका है। कैंग फिर से उसी एबिलिटीज का यूज करके जिन्वू के ऊपर हमला करने लगता है, पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि जिन्वू उसके मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है। उसकी ब्लड लस्ट को सेंस करके कैंग के पास अभी भी एक ट्रिक बची हुई थी, लेकिन तभी जिन्वू अपने मर्डर असिस्टेंट स्किल का यूज करता है और कैंग को चारों तरफ से एक टाक और से घिर जाता है। और जब तक उसे पता लगता है कि एक टाइगर उसके सीने में घुस चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो कहता है कि जिन्वू और वो दोनों एक ही जैसे हैं, वो दोनों किलिंग मशीन है। वह आज उससे इसलिए मर रहा है क्योंकि वह उससे कमजोर था। तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम अभी भी फेक रैंक बनने का नाटक तो ना ही करो। मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिन्वू की ताकत अब बढ़ती ही रहेगी, पर वो उसे वार्न करता है कि अगर वो सिर्फ ताकत के पीछे भागता रहा तो एक दिन वही ताकत उसके ऊपर हावी हो जाएगी। जिन्वू का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं जितना स्ट्रांग बन रहा हूँ, मुझे उतना लगता है कि मेरे अंदर कुछ खत्म हो रहा है। वो दोनों उनको जान बचाने के लिए जिन्वू का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्वू उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अकेले ही उस बॉस को हराने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, पर वो जानते हैं कि अब वो इतना ताकतवर हो गया है कि ये चीज भी उसके लिए कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जब वो को पता लगता है कि कैंग सीक्रेट तरीके से लोगों की जान ले रहा है, वो हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे कैंग के मिशन का सर्वाइवर्स दिखाया जाता है, जहाँ वो जिन्वू को देखकर हैरान हो जाता है। वो कैंग की हरकतों के लिए माफी मांगता है और उनसे पूछता है कि कैंग को किसने मारा। चन उससे बताने ही वाला था, लेकिन तभी सॉन्ग कहता है कि उसने मारा है। मैं एक सी रैंक हूँ और मैं सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि मेरे पास एक हीलर की मदद थी। लेकिन वो को इन सब कहानी का यकीन नहीं होता, क्योंकि कैंग एक टॉप लेवल का बी रैंकर था और एक मैच टाइप सी रैंकर उसे कभी नहीं हरा सकता। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं कैंग अब क्योंकि स्ट्रांग हो चुका था, वो को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो एक ए रैंक हंटर है और अभी तो वो उसका सामना भी नहीं कर सकता। वहीं सॉन्ग को लगता है कि उसके पास कोई अच्छा ही रीजन होगा अपनी पावर्स को छुपा पाने की, तो वो कहता है कि वो बस उसका एहसान चुका रहा है उस दिन उसकी जान बचाने के लिए। उसी रात को जूही उससे पूछती है कि क्या उसे ये स्टोन याद है। वो दोनों साथ में चलते हुए बातें करने लगते हैं कि जिन्वू कितना बदल गया है। वहीं जूही उसकी बिल्कुल उल्टी है, वो जरा भी नहीं बदली और उसे लगता है कि एक ए रैंक हंटर बनने के लिए वो दिल की बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे अपने रैंक के हिसाब से हाई लेवल रेट्स में जाना चाहिए, पर वो हमेशा से ही एक लो लेवल रेट्स में जाती है। पर ये चीजें इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि लो लेवल रेट्स में उसे जिन्वू से मिलने का मौका मिला। वो हमेशा से ही घायल होता रहता है, पर उसकी आंखों में हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा था। जूही उसका क्रिस्टल वापस कर देती है और उसे बताती है कि अब वो रिटायर होने वाली है और वापस अपने फैमिली के साथ रहने जा रही है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा मिलने का वादा करते हैं और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं कि वो को जिन पर शक हो रहा था, उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसा ई रैंक बी रैंक
रैंक को कैसे हरा सकता है, पर ये क्योंकि पहले ही वेरीफाई हो चुका था कि उसकी रीअवेकनिंग नहीं हुई है, तो वो उसे जाने देता है। हाँ के भाई को पता लग गया है कि उस डंजन में सिर्फ जिन और वो ही सही सलामत बाहर आए हैं, तो हो सकता है कि वो उनके पीछे आए। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। वो उससे कहता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मौत तुम्हारे हाथों हुई थी, वो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहाँ से जिंदा बच गए, ताकि वह अपने भाई की मौत का बदला ले सके। एस रैंक हंटर्स के सामने कोई भी कानून कुछ नहीं कर सकता और उनके पास पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत है। तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से बाहर चला जाना चाहिए। अगर एक एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अगले दिन जिनवू हो के साथ एक सी रैंक गेट पर सामने खड़ा रहता है और उनकी बाकी के पार्टी के मेंबर्स सब टूटे फूटे हैं। इन सभी को इकट्ठा किया गया है क्योंकि किसी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तभी एक लड़की को जिनवू देखकर कहता है, तुमने एक बच्ची को भी हायर किया है? लेकिन वो कहती है कि वो एक क्वालिफाइड हंटर है। अच्छा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, कहीं तुम ई रैंक हंटर तो नहीं हो? पर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाने वाला। उन सभी को 3-3 मिलियन मिलने वाले हैं, जो कि काफी कमाल की बात है क्योंकि उन्हें बाहर खड़ा होकर सिर्फ टाइम पास करना है। लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो उन्हें इस अमाउंट का 10 गुना वापस करना होगा। गैंग को मारने के बाद जिनवू को एक स्टेल्थ स्टोन मिला था। इसका यूज करके वो स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद वो भी जाने को तैयार हो जाता है। तभी जिनवू उसे एक ही उंगली से नीचे गिरा देता है। ये तुम क्या पहन कर आए हो? जाओ इसे बदल के आओ। जिसके बाद वो दोनों ही गेट के अंदर जाने लगते हैं। एक सेकंड, तुमने अभी भी ये पहन रखा है? बॉस, ये तो पहनने दो यार। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बाहर खड़े हंटर्स बात करने लगते हैं कि वो दोनों ही सठिया गए हैं क्या, क्योंकि एक ई रैंक है और दूसरा डी रैंक, और वो दोनों अकेले ही एक सी रैंक गेट को क्लियर करने गए हैं। उन सभी को यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आने वाला। इंतजार करते करते उनका 1 घंटा बीत जाता है। तभी एक हंटर कहता है कि एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को एक सी रैंक क्लियर करने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो उन्हें शायद और वेट करना चाहिए। लेकिन तभी हो गेट से बाहर आ जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो डर के मारे वापस आ गए। पर अच्छी बात यह है कि वो कम से कम 1 सेकंड, वो गेट बंद हो रहा है, यानी वो भागकर वापस नहीं आए हैं। इन्होंने बॉस को हरा दिया है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनका गोल एक दिन में 3 रेड्स को क्लियर करना रहता है, लेकिन वो हंटर्स यही देखकर हैरान है कि उन्होंने 1 रेड पूरी कर ली। अगली रेड्स में जिनवू गोब्लिन्स को आसानी से ठिकाने लगाने जाता है और वो आइटम्स को कलेक्ट करने का काम करने लगता है। अगली रेड भी पूरी तरह सक्सेसफुल होती है और जिनवू और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों अकेले ही डंजन क्लियर करते रहते हैं। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते हैं और वो देखता है कि जिनवू और भी पहले से ज्यादा काफी ताकतवर हो गया है। उसकी स्टेल स्किल भी काफी ज्यादा यूजफुल है और उसकी डैश स्किल भी काफी लेवल ऊपर हो गई है। उसे कई सारे नए स्किल्स भी मिलते हैं जिनका यूज वो एक बल्फ मॉन्स्टर के ऊपर करता है। उसे कई सारी कमाल की स्किल मिली है, लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें ढंग से यूज कर सके। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अब से अपने इंटरनल एबिलिटीज पर काम करेगा। मैं अभी ए और बी लेवल के बीच में हूँ, क्या मुझे डीम कैसल में जाना चाहिए? तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि वो रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गया है और इसलिए उसे जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में वहाँ कुछ मैनेजर को एक बंदे से सी रैंक गेट बिकने का रिपोर्ट से देता है। 150 मिलियन कौन दुगने पैसे दे रहा है? सी रैंक गेट्स के लिए ये काफी ज्यादा है और सी रैंक गेट्स के लिए कोई नई स्ट्राइक टीम आई है जो कि इधर उधर के हंटर्स को इकट्ठा करके सी रैंक गेट्स को क्लियर कर रहे हैं। लगता है कोई अमीर बाप की औलाद हंटर खेल रहा है। एक सेकंड, संग जिनवू, ये नाम तो डबल डंजन के वक्त भी आया था। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। दूसरी तरफ जिनवू और वो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं जहाँ की सोंगे उसे घूरे जा रहे थे, लेकिन जिन के पूछने पर वो शर्मा जाती है। जिनवू 3 खतरनाक डिजास्टर को सरवाइव करके आया था और जब भी ऐसा हुआ है वहाँ कई लोगों की जान गई है, लेकिन हमेशा हम 2 ही वापस आ जाते हैं। इस चीज की एक ही एक्सेप्शन है, रीअवेकनिंग। और आन जिनवू को रिक्रूट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। आन जब उस पोर्टल के पास पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ तो पिकनिक चल रही है। तभी उनके सामने सोंगी आ जाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से दूर रहे, ये जगह खतरनाक है। और उनके पूछने पर वो बताती है कि वो एक हंटर है और वो इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। एक सेकेंड, क्या इसका मतलब वो अकेले ही अंदर गया है? लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी मछली लगने वाली है।